Hello my dear students, this is your math tutor Suman Gupta and I welcome back you to my channel Celestial Tutors. So today in this video we are going to work on chapter 1 real numbers of class 10. I hope कि सभी बच्चे इन सभी टर्म से familiar होंगे. What are the prime numbers, composite numbers, prime factorization. आप सभी ने ये क्लास 8 तक पढ़ा है, बट हो सकता है कुछ बच्चे फेमिलियर ना हो या कुछ को भूल गया हो, तो उनके लिए मैं जल्दी से रिवाइज कर देती हूँ. प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं? द नंबर्स विच आर डिविजिबल ओनली बाय देमसेल्व्स एंड वन एंड विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन फर्दर. मतलब कि ऐसे नंबर्स जिनको कि आप फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल देखो 5 इज डिविजिबल ओनली बाय 5 एंड 1. सेम वे 3 को हम किससे डिवाइड कर सकते हैं? 3 से और 1 से. कोई भी प्राइम नंबर ले लीजिए. 7 को आप किससे डिवाइड कर सकते हैं? 7 से और 1 से. तो ये सभी प्राइम नंबर्स हैं. तो ऐसे नंबर्स जो कि सिर्फ खुद से डिवाइड हो सके या फिर 1 से डिवाइड हो सके, उन सभी नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स कहते हैं. नेक्स्ट है कॉम्पोजिट नंबर्स. अब कॉम्पोजिट नंबर्स क्या है? देखो आपने पढ़ा कि प्राइम नंबर्स तो वो नंबर्स हैं जो कि सिर्फ खुद से डिवाइड हो सकते हैं या 1 से डिवाइड हो सकते हैं. तो जो नंबर्स प्राइम नंबर्स नहीं हैं वो कॉम्पोजिट नंबर्स होंगे. रियल नंबर्स दो ही तरह के होते हैं, या तो वो प्राइम होंगे या फिर कॉम्पोजिट होंगे. प्राइम नहीं है तो वो कॉम्पोजिट होंगे. फॉर एग्जाम्पल 4 इज अ कॉम्पोजिट नंबर, क्योंकि 4 के अगर आप फैक्टर देखो तो 4 के क्या फैक्टर बनते हैं? 2 into 2, राइट. इसका मतलब 4 जो है वो 2 से डिविजिबल है. 4 और 1 के अलावा किससे डिविजिबल है? 2 से. सेम वे आप 6 को ले लो. 6 को किस किस नंबर से आप डिवाइड कर सकते हो? 6 को आप 2 से भी डिवाइड कर सकते हो और 3 से भी डिवाइड कर सकते हो. सो दीज आर द कॉम्पोजिट नंबर्स, जो कि अपने खुद के अलावा और 1 के अलावा और किसी नंबर से भी डिवाइड हो सके, उन नंबर्स को हम कॉम्पोजिट नंबर्स कहते हैं. यहाँ मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि सभी जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो ऑड नंबर्स होते हैं, बट एक्सेप्ट द केस ऑफ 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर. बाकी सभी जो प्राइम नंबर्स होते हैं दे आर ऑल ऑड नंबर्स. और कॉम्पोजिट नंबर्स कुछ भी हो सकते हैं, इवन भी हो सकते हैं, ऑड भी हो सकते हैं. नेक्स्ट इज प्राइम फैक्टराइजेशन. अब प्राइम फैक्टराइजेशन से आप सभी फेमिलियर हैं. बहुत छोटी क्लासेस से हम लोग ये टॉपिक करते आए हैं कि जैसे किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करने. फॉर एग्जांपल 12 के आप प्राइम फैक्टर्स फाइंड करो तो क्या होंगे प्राइम फैक्टर्स? आपको याद है बच्चों हम कैसे फाइंड करते थे? ऐसे. और हम किससे डिवाइड करते थे? सबसे पहले सबसे छोटा प्राइम नंबर, दैट इज 2 6 12, देन 2 3 6, राइट. तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या बने? 2 times 2 times 3. अब इसको प्राइम फैक्टराइजेशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो भी इसके फैक्टर्स हैं वो सभी प्राइम हैं. यहाँ देखो 2 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है, राइट. सो ऑल दीज फैक्टर्स आर प्राइम. अगर आप 12 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 4 into 3, राइट. अब 4 भी इसका फैक्टर है, 3 भी फैक्टर है, बट दिस इज नॉट प्राइम फैक्टराइजेशन, क्योंकि जो 4 है यहाँ पर 4 इज नॉट अ प्राइम. दिस वन इज प्राइम फैक्टराइजेशन, क्योंकि यहाँ पर जितने भी फैक्टर्स हैं वो सभी प्राइम हैं. 2 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है. तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा व्हाट इज प्राइम फैक्टराइजेशन. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, every composite number can be expressed as product of primes and this factorization is unique. तो देखो बच्चों, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हो सकता है आपको इसकी डेफिनेशन भी आ जाए, राइट. तो इसकी डेफिनेशन में कुछ भी नहीं है, इट्स जस्ट सेम एज प्राइम फैक्टराइजेशन. प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है कि हम किसी भी कॉम्पोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिख सकते हैं, राइट. सो वही हमने यहाँ कहना है इस थ्योरम में कि एवरी कॉम्पोजिट नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, राइट. ये कॉम्पोजिट नंबर लिखना यहाँ बहुत जरूरी है, क्योंकि प्राइम नंबर्स को तो हम फैक्टर कर ही नहीं सकते, राइट. सिर्फ कॉम्पोजिट नंबर्स को ही फैक्टर कर सकते हैं. तो यहाँ ये कॉम्पोजिट नंबर लिखना जरूरी है,
every composite numbers can be expressed as product of primes and this factorization is unique. और ये factorization unique होती है. For example, हमने अभी factorization की 12 की, which was 2 into 2 into 3. Right? अब ये unique है. आप इन तीनों factors को multiply करोगे तो आपको 12 ही मिलेगा, कुछ और नहीं मिलेगा. तो 12 की ये factorization unique है apart from the order in which they occur. It means कि आप इसका order doesn't matter. It doesn't matter कि आप 3 पहले लिखते हो, 2 बाद में लिखते हो, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. तो ये जो ऑर्डर है यहाँ पर, ऑर्डर मीन्स कि आप कौन सा नंबर पहले लिखते हो, कौन सा बाद में लिखते हो, दैट डजंट मैटर. किसी भी नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन हमेशा यूनिक होती है. फॉर एग्जाम्पल, सपोज करो कि कोई बच्चा कहता है कि ओके, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3 में मैं एक और ऐड कर देता हूँ 5. तो अब ये इसको मल्टीप्लाई करके देखो क्या आएगा. 12 टाइम्स 5 इज 60. तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन किसकी हो गई, 60 की. ये जब भी आपने इसमें 5 और ऐड कर दिया तो ये 12 की फैक्टराइजेशन नहीं रही. इट बिकम्स अ फैक्टराइजेशन ऑफ 60. ओनली दिस फैक्टराइजेशन इज फॉर 12. अगर आप इसमें कोई भी और नंबर ऐड कर दे या माइनस कर दे. फॉर एग्जाम्पल, मैं सिर्फ इसको 2 into 3 लिखती हूँ, इसमें से एक 2 कैंसल आउट कर देती हूँ, तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन अब 12 की नहीं रही, ये किसकी बन गई, 6 की. तो अगर आप किसी भी नंबर से, किसी भी फैक्टर से छेड़छाड़ करते हैं, चाहे उसको डिलीट कर देते हैं या उसमें कुछ और ऐड करते हैं, तो वो उसकी फैक्टराइजेशन नहीं रहती, वो नंबर नहीं मिलता, हमें कोई और नंबर मिलता है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कि every composite number has its unique factorization, unique prime factorization. Right? Okay बच्चों, अब हम कुछ problems करने जा रहे हैं. These problems are taken from exemplar book and NCERT book as well. और कुछ word problems RD शर्मा से भी ली गई हैं. So I tried my best कि मैं सभी important problems RD शर्मा से और exemplar से और आपकी NCERT book से यहाँ आपको explain कर दूं, ताकि आपको every kind of problem you understand it very well. तो सबसे पहले ये हम इस प्रॉब्लम को करते हैं. Explain why 3 into 5 into 7 plus 7 is a composite number. ये composite number कैसे है, आपको ये explain करना है. तो देखो बच्चों, 3 into 5 into 7 plus 7 देखो, इस प्लस ने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. इस एक्सप्रेशन को, एक एक्सप्रेशन ये है और एक ये है. तो आप देखो, जब इन दोनों पार्ट्स में कुछ कॉमन नंबर है, 7 कॉमन है दोनों में, तो हम 7 फैक्टर आउट कर लेते हैं. 7 को हम बाहर ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचा, फर्स्ट पार्ट में से क्या बचा आपके पास, 3 into 5 प्लस, और सेकेंड पार्ट, ये आपके पास सेकेंड पार्ट है, इसमें से क्या बचा, 7 में से 7 आपने बाहर ले लिया, तो क्या बचा, 0 और 1. जो भी बच्चे 0 कह रहे हैं, दे आर नॉट राइट. हम कभी भी किसी नंबर को उसमें से बाहर लेते हैं तो हमें हमेशा 1 बचता है. या इसको आप ऐसे कह लें कि अगर किसी भी नंबर को उससे डिवाइड करते हैं तो हमेशा 1 बचता है, 0 नहीं बचता. आफ्टर डिवीजन यू ऑलवेज गेट 1 एंड यू गेट 0 ओनली आफ्टर सब्ट्रैक्शन. 0 हम सिर्फ सब्ट्रैक्शन के बाद ही लिख सकते हैं. तो दिस इज 1. अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं. 3 5 15 प्लस 1 16. तो हमें क्या मिला, 7 into 16. अब ये क्या हो गया, दिस इज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 numbers, राइट. तो व्हाट डज दिस मीन, दिस मीन दिस इज अ कॉम्पोजिट नंबर. क्योंकि हमें पता है कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है, इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ 2 numbers. तो बच्चा समझ आया आपको कि ये आपने वर्किंग शो करने के बाद ये लास्ट में फिनिशिंग लाइन लिखनी है कि सिंस वी गॉट द रिजल्ट एज प्रोडक्ट ऑफ 2 numbers, सो द गिवन नंबर इज कॉम्पोजिट. तो चलो बच्चों, ये दिस इज द नेक्स्ट प्रॉब्लम. इस तरह के कई प्रॉब्लम्स हैं आपको एनसीईआरटी में भी और एग्जाम्पलर में भी दी हुई कि शो दैट 4 raised to n cannot end with the digit 0 or show that 6 raised to n cannot end with the digit 0. तो
चलो समझते हैं कि इसका लॉजिक क्या है। अगर एक बार आपको लॉजिक समझ आ जाता है तो आप इस तरह की किसी भी प्रॉब्लम का आंसर आप खुद ब खुद लिख सकते हैं। तो देखते हैं कैसे करना है इसको। सबसे पहले जो गिवन नंबर है उसकी हम प्राइम फैक्टराइजेशन लिखते हैं। 12 रेज टू n, तो 12 के हमने फैक्टर्स लिखने हैं। 12 के क्या फैक्टर्स होंगे? 3 इंटू 2 स्क्वायर, राइट। अब हम जो पावर n है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अंदर, सो इट बिकम्स 3 रेज टू n इंटू 2 रेज टू 2n। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि 12 रेज टू n कैनॉट एंड विद द डिजिट 0 और 5। तो सबसे पहले हम 0 डिजिट की बात करते हैं कि हमें एंड में 0 डिजिट कब मिलता है? जब आपको 2 और 5 दोनों फैक्टर्स मिले, क्योंकि 2 इंटू 5 गिव्स यू 10 और 10 की जो एंड डिजिट है वो क्या होती है? 0। तो किसी भी एक्सप्रेशन में आपको 0 तब मिलता है जब उसके फैक्टर्स में 2 भी होगा और 5 भी होगा, right? So to get the end digit as 0, you must have 2 and 5 in its prime factors. तो अब आप देखो कि 12 के फैक्टर्स में क्या 2 और 5 है? 2 तो है बट 5 नहीं है, तो we can't get the end digit as 0. तो इसको हम कैसे लिखेंगे? तो बच्चों आपने लिखना है कि since 5 is not present there in its factorization, so it can't end with digit 0. अब सेकंड पार्ट में उसने पूछा है कि क्या इसका एंड डिजिट 5 हो सकता है? तो किसी भी नंबर का एंड डिजिट 5 होने के लिए दो कंडीशंस हैं कि 2 शुड नॉट बी देयर और दूसरा 5 शुड बी देयर। तो 2 नहीं होना चाहिए, ओनली 5 चाहिए। ये किसके लिए है? फॉर एंड डिजिट इज 5। अगर हमें एंड डिजिट 0 चाहिए था तो उसके लिए हमें दोनों ही चाहिए थे, 2 भी एंड 5 भी। बट अगर हमें एंड डिजिट 5 चाहिए तो उसके लिए हमें 2 नहीं चाहिए, ओनली 5 चाहिए। तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में देखो 3 रेज टू n, राइट, एंड 2 रेज टू 2n। तो हमें ये नहीं चाहिए था, हमें 5 चाहिए। तो बच्चों आपने यहाँ रीजन लिखना है कि टू गेट द एंड डिजिट एज 5। अगर आपको एंड डिजिट 5 चाहिए तो देयर शुड बी अ 5 इन प्लेस ऑफ 2। तो जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसमें 2 की जगह 5 चाहिए, बट 5 इज नॉट देयर, तो दैट्स व्हाई इट कैन नॉट एंड विद द डिजिट 5। बच्चों नेक्स्ट हम टॉपिक करने जा रहे हैं HCF एंड LCM। आई होप कि आप सभी इन दोनों टर्म से फेमिलियर होंगे, क्योंकि हम बहुत छोटी क्लासेस में HCF LCM फाइंड करना स्टार्ट कर देते हैं। अभी क्योंकि आप 10th में हैं तो इसको थोड़ा सा डिफरेंट वे में करेंगे, बड़े बच्चों की तरह से, राइट। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये एक फैक्टर होता है, इसको हम GCF भी कह देते हैं। G मीन्स ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, बट बात एक ही है। LCM मीन्स लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो ये हमेशा मल्टीपल होता है। जो भी आपको दो नंबर्स दिए जाते हैं, सपोज आपको 12 एंड 18 का LCM फाइंड करना है, राइट। तो 12 और 18 का LCM जो भी नंबर होगा वो इन दोनों से बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि LCM इज मल्टीपल मीन्स ज्यादा। तो कीप इन माइंड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है जो कि आपको वर्ड प्रॉब्लम्स में भी काम आएगा, कि मल्टीपल इज ऑलवेज अ लार्जर नंबर देन द गिवन नंबर्स, राइट। मल्टीपल जो आपका आंसर आएगा LCM का वो हमेशा इन दोनों नंबर से बड़ा होगा और HCF हमेशा उन दोनों नंबर से छोटा होगा। सपोज आपको 12 एंड 18 का HCF फाइंड करना है, फैक्टर ऐसा नंबर होगा जो कि इन दोनों को डिवाइड कर सकेगा। तो ऑब्वियसली जो नंबर इन दोनों को डिवाइड कर सकेगा वो इन दोनों से छोटा ही होगा, राइट। तो कीप इन माइंड, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज ऑलवेज अ नंबर स्मॉलर देन द गिवन नंबर्स, और LCM इज ऑलवेज लार्जर देन द गिवन नंबर्स। ये जस्ट ऑपोजिट है। H मीन्स हाईएस्ट, लार्जेस्ट, बट जो एक्चुअल में आंसर आएगा वो स्मॉलर नंबर होगा। यहाँ पर लीस्ट मीन्स स्मॉलर, बट जो एक्चुअल आंसर आएगा वो एक बड़ा नंबर होगा। तो चलो बच्चों हम देखते हैं कि छोटी क्लासेस में हम कैसे फाइंड करते थे 12 और 18 का LCM। फिर हम इसमें कॉमन फैक्टर HCF के लिए कॉमन फैक्टर्स ढूंढते थे। तो यहाँ पर क्या है,
2 और 3 कॉमन फैक्टर है, तो HCF क्या हो गया 2 इंटू 3 6। तो देखो बच्चों, जैसा मैंने बताया था आपको कि कॉमन फैक्टर इज ऑलवेज अ स्मॉलर नंबर, तो जो हमें आंसर मिला 6 इज स्मॉलर देन 12 एंड 18। और आप देखोगे कि 6 जो है वो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर सकता है क्योंकि ये इनका फैक्टर है। और अगर एलसीएम हमें फाइंड करना है तो एलसीएम में क्या करते हैं, जो कॉमन फैक्टर्स हैं पहले वो लिख लिए एंड उसके बाद जो नंबर्स बचते हैं हमारे पास 2 और 3 बचा तो वो भी लिख लेते हैं। तो हमें क्या मिलता है 36 एज एलसीएम। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि क्योंकि ये मल्टीपल है तो इसका आंसर एक ऐसा नंबर आएगा जो इन दोनों नंबर से बड़ा होगा। और यहाँ पर ये दोनों नंबर्स इस एलसीएम को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो एचसीएफ था वो इन नंबर्स को डिवाइड कर सकता है क्योंकि इनसे छोटा है, और यहाँ पर ये दोनों नंबर्स एलसीएम को डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों नंबर्स इससे छोटे हैं। राइट, तो एचसीएफ एक हमेशा छोटा नंबर होगा, एलसीएम एक हमेशा बड़ा नंबर होगा। ये तो था कि हम छोटी क्लासेस में कैसे करते थे एचसीएफ एंड एलसीएम। अब आपने 10th क्लास में कैसे करना है, आपने 12 के फैक्टर्स लिखने हैं इन टर्म्स ऑफ पावर्स यूजिंग एक्सपोनेंट्स। कैसे लिखेंगे, 12 के क्या फैक्टर्स हुए 2 इंटू 2 इंटू 3, तो हम इसको 2 इंटू 2 इंटू 3, इसको हम क्योंकि 2 कितनी बार है 2 बार, तो हम 2 स्क्वायर लिख दें 2 स्क्वायर इंटू 3। 18 में 3 कितनी बार है 2 बार, तो हम इसको 2 इंटू 3 स्क्वायर लिख दें। तो ऐसे हमने पावर्स में लिखने हैं। और एचसीएफ क्या होता है, HCF is always the least powers of the common factors। तो सबसे पहले तो आप देखो कॉमन फैक्टर कौन सा है, कॉमन फैक्टर 2 है, राइट। अब 2 की लीस्ट पावर देखो कौन सी है, यहाँ पर इसकी पावर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो हम लीस्ट पावर लेंगे, तो हम क्या लेंगे 2 की पावर 1। नेक्स्ट कॉमन फैक्टर क्या है 3 है दोनों में कॉमन। अब 3 की लीस्ट पावर देखो, यहाँ 3 की 1 है, यहाँ 3 की पावर 2 है, तो हम 3 की पावर 1 लेंगे। 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 क्या मिलता है 2 इंटू 3 6। और जब एलसीएम फाइंड करेंगे तो क्या होगा, तब हम हाईएस्ट पावर लिखेंगे, जो भी कॉमन फैक्टर्स हैं उनकी हम हाईएस्ट पावर्स लिखेंगे। तो 2 की जो पावर है हाईएस्ट पावर क्या है 2, और 3 की भी हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो हमें क्या मिलता है 36। प्राइम फैक्टराइजेशन को हमने पावर्स की फॉर्म में लिखना है, और फिर हमने एचसीएफ के लिए लीस्ट पावर्स लिखनी है और एलसीएम के लिए ग्रेटेस्ट पावर्स लिखनी है सभी फैक्टर्स की। नेक्स्ट हम इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक प्रॉब्लम करने जा रहे हैं। दिस प्रॉब्लम इज फ्रॉम योर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक। तो यहाँ हमें क्या दिया है, 2 नंबर्स दिए हैं, कोई एक नंबर है a, उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन ये है, और कोई दूसरा नंबर है b, उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन ये है। तो हमें जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था कि ये प्राइम फैक्टराइजेशन एक्सपोनेंट्स की फॉर्म में लिखी है, पावर्स की फॉर्म में लिखी है। तो हमें एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है दोनों का। तो याद है मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले तो कॉमन फैक्टर लिखो, कॉमन फैक्टर x दोनों में है तो x इज कॉमन फैक्टर। और एचसीएफ के लिए हम क्या करते हैं, इसकी लीस्ट पावर देखते हैं। तो लीस्ट पावर क्या है दोनों में, यहाँ पर x की पावर 3 है, यहाँ पर 1 है, तो हम कौन सी चूज करेंगे 1। नेक्स्ट कॉमन फैक्टर है y की यहाँ पावर 2 है, यहाँ 3 है, तो हम कौन सी चूज करेंगे द स्मॉलर वन y स्क्वायर। तो हमें एचसीएफ क्या मिलता है xy स्क्वायर। अब हमें एलसीएम फाइंड करना है दोनों का। तो एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं, कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर लिखेंगे। तो x इज कॉमन फैक्टर, x की हाईएस्ट पावर यहाँ क्या है 3। नेक्स्ट कॉमन फैक्टर इज y की हाईएस्ट पावर क्या है अगेन 3। तो ये हमें क्या मिला एलसीएम। ठीक है बच्चों, समझ आया कि एचसीएफ के लिए हम हमेशा लीस्ट पावर देखते हैं कॉमन फैक्टर्स की, और एलसीएम के लिए हमेशा हायर पावर देखते हैं, हाईएस्ट पावर। तो बच्चों ये नेक्स्ट प्रॉब्लम भी आपके एग्जाम्पलर बुक से है।
तो यहाँ हमें क्या दिया है, इफ HCF ऑफ 65 एंड 117 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म 65m माइनस 117। ये हमें क्या दिया है, HCF किसका, HCF ऑफ 65 एंड 117, राइट। तो हमें क्या हम 65 और 117 का HCF फाइंड कर सकते हैं? यस, ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। चलो फाइंड करते हैं HCF दोनों का। इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं और इसके बाद ये फर्दर नहीं जाता। 5 और 13 दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं। अब हम 117 का देख लेते हैं। ये 3 से जाएगा, अगेन ये 3 से चला जाएगा। 13 इज ए प्राइम नंबर, सो वी स्टॉप हियर। तो हमें क्या मिला, 65 के फैक्टर्स 5 इंटू 13, 117 के फैक्टर्स 3 इंटू 3 इंटू 13। तो हमें HCF क्या मिला बच्चों यहाँ पर, व्हाट्स द कॉमन फैक्टर, इट्स 13। तो हमें HCF क्या मिला, 13। बट उसने हमें HCF दिया है किस फॉर्म में, M की फॉर्म में, और उसके बाद हमें M की वैल्यू पूछी है। तो हमें क्या करेंगे, HCF इज इक्वल टू कितना दिया है, 65m माइनस 117। बट HCF तो हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया है, कितना था, 13। तो हम HCF को रिप्लेस कर देते हैं 13 से और इसको सॉल्व कर लेते हैं। बेटर है कि आप इसको थोड़ा सा लेफ्ट साइड और राइट साइड इंटरचेंज कर लो, तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा। अब हम क्या करेंगे, 117 को दूसरी साइड लेके जाएंगे, ये हो जाता है प्लस 117। तो हमें क्या मिलता है, 13 प्लस 117 गिव्स यू 130। और उसके बाद हम क्या करते हैं, m इक्वल्स 130 ओवर 65, दैट गिव्स यू 2। तो m की वैल्यू हमें क्या मिली, 2। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, समझ आया। तो इस तरह से ये HCF का क्वेश्चन था। हो सकता है आपको LCM भी दे, किन्हीं भी दो नंबर्स का आपको LCM दे और उसके लिए कोई एक एक्सप्रेशन दे दे, राइट। तो आपने वही करना है, आपने दोनों नंबर्स का LCM फाइंड करना है और उस LCM को जो भी गिवन एक्सप्रेशन है उसके इक्वल पुट कर देना है एंड सॉल्व फॉर दैट वेरिएबल, यू विल गेट द आंसर। ठीक है बच्चों, आई होप कि आप इस तरह के सिमिलर क्वेश्चंस, आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आई होप कि आप उसको अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। बच्चों ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपका एग्जाम्पलर बुक से लिया गया है, थोड़ा सा ट्रिकी है तो ध्यान से समझना। इट सेज द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड 70 एंड 125। अब देखो इसने कहा है कि नंबर दैट डिवाइड, कि ऐसा नंबर फाइंड करना है जो इन दोनों को डिवाइड कर सकता है। तो हमें क्या फाइंड करना है, LCM या HCF? बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि ये तो सबको आता है कि HCF कैसे फाइंड करते हैं या LCM कैसे फाइंड करते हैं, वो तो बहुत इजी है फाइंड करना। बट यही समझ नहीं आता कि LCM फाइंड करें या HCF। तो बच्चों यहाँ मैं आपको एक ट्रिक बता दूं, आपको ये देखना है कि आपको छोटी क्वांटिटी फाइंड करनी है या बड़ी क्वांटिटी फाइंड करनी है। अब यहाँ इसने कहा है कि नंबर दैट डिवाइड, ऐसा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करेगा, राइट। तो ऑब्वियसली जो नंबर इन दोनों को डिवाइड करेगा वो इनसे तो छोटा ही होगा ना। तो जब भी आपको छोटा चीज फाइंड करनी होती है, आपको क्या फाइंड करना है, HCF, राइट, बिकॉज HCF इज ऑलवेज स्मॉलर नंबर। जो मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी आपको कोई स्मॉल क्वांटिटी फाइंड करनी है, यू हैव टू फाइंड HCF, और जब आपको कोई बड़ी क्वांटिटी फाइंड करनी है, इन दोनों नंबर से बड़ी क्वांटिटी फाइंड करनी है, तो आपको LCM फाइंड करना है। ओके, ये तो क्लियर हो गया कि हमें यहाँ HCF फाइंड करना है। क्या कह रहा है कि लिविंग रिमाइंडर्स एट 5 एंड 8। तो जो भी इन दोनों का HCF होगा, उससे जब 70 को डिवाइड करेंगे तो 5 रिमाइंडर बचेगा, और जब 125 को डिवाइड करेंगे तो 8 रिमाइंडर बचेगा, राइट। तो इट मीन्स ये जो नंबर्स हैं ये सही नंबर्स नहीं है, ये फेक नंबर्स हैं। हमें HCF एक्चुअली इनका नहीं फाइंड करना, क्योंकि ये तो पूरा पूरा डिवाइड हो ही नहीं रहे। जो एक्चुअल नंबर्स होते हैं वो अपने HCF से पूरा पूरा डिवाइड होते हैं। बट यहाँ तो ये कह रहा है कि जब HCF इनको डिवाइड करेगा,
लार्जेस्ट नंबर मतलब HCF। तो HCF जब 70 को डिवाइड करेगा तो 5 रिमाइंडर देगा, 125 को डिवाइड करेगा तो 8 रिमाइंडर देगा। तो इट मीन्स ये तो फेक नंबर्स हैं। तो सबसे पहले तो हम ओरिजिनल नंबर्स फाइंड करते हैं। कैसे? उसके लिए हम पहले ही सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं रिमाइंडर्स को, क्योंकि वो 5 ज्यादा था ना, तभी तो रिमाइंडर 5 बच रहा था। तो हम उसमें से पहले से ही 5 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं एंड दैट गिव्स अस द एक्चुअल नंबर 65। ऐसे ही 125 में से हम 8 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं एंड दैट गिव्स यू 117 एक्चुअल नंबर। तो इसका मतलब कि हमें इन दोनों का HCF फाइंड करना है, 65 और 107। तो इनका HCF क्या हुआ? कॉमन फैक्टर क्या है दोनों में? 13, राइट? तो हमें HCF क्या मिला? इस 13। अब देखो, आप चेक कर सकते हो अपना आंसर। कैसे? कि आपको जो भी नंबर्स दिए थे 70 को डिवाइड करो 13 से, रिमाइंडर बचा 5। तो दैट मीन्स कि ये जो 13 है वो सही है आंसर आपका। अब आप 125 को भी चेक कर सकते हो, 13 से डिवाइड करोगे तो यहाँ ऐसे आपने अपना आंसर चेक कर लिया। ये आपको शो नहीं करना वर्क, दिस इज ओनली फॉर योर सेल्फ चेक। ये आपका सेल्फ चेक के लिए था कि आपका आंसर आया 13, तो आपने दोनों को चेक करके देखा। 70 को डिवाइड किया तो रिमाइंडर 5 बचा, 125 को डिवाइड किया तो रिमाइंडर 8 बचा। तो इट मीन्स कि 13 जो HCF है वो उससे हम दोनों नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो हमें आंसर 5 रिमाइंडर्स 5 और 8 मिलते हैं। सो दैट इज ट्रू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द LCM ऑफ टू नंबर्स इज 14 टाइम्स देयर HCF। तो हमें LCM और HCF का रिलेशन दे दिया है और उनका सम दिया है। तो इफ वन ऑफ द नंबर्स इज 250 देन फाइंड द अदर नंबर। तो हमें क्या गिवन है? LCM of two numbers is 14 times their HCF। तो LCM को हम L रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो L इक्वल्स कितना है? 14 टाइम्स, मतलब 14 गुना ज्यादा। तो 14 HCF को हम H से डिनोट कर लेते हैं, राइट? तो हमें क्या इक्वेशन मिली कि L इक्वल्स 14H, LCM इक्वल्स 14 HCF, राइट? तो ये हो गई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन हमें यहां से मिलेगी। यहां क्या दिया है? सम ऑफ LCM एंड HCF। तो L प्लस H कितना गिवन है? 750। अब हम क्या करेंगे? ये इक्वेशन इसमें पुट कर देंगे। L की वैल्यू हमें दी है 14H, 14H को हम यहां पुट कर देंगे सेकेंड इक्वेशन में। L को हमने रिप्लेस कर दिया 14H से, प्लस H इक्वल 750। दोनों को ऐड किया, क्या मिलता है? 15H इक्वल 750। तो ये वर्ड प्रॉब्लम से बच्चों डरना नहीं है, दीज आर नॉट हार्ड। अगर आप एक बार अच्छे से स्टेटमेंट समझ लेते हैं, आपने स्टेटमेंट को बार बार रीड करना है, अच्छे से समझना है। एक बार आपको अच्छे से समझ आ गई तो ये मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। 15 से डिवाइड करना है और हमें H की वैल्यू क्या मिली? 50। तो हमें HCF क्या मिलता है? 50। अब नेक्स्ट क्या फाइंड करना है हमें? वन ऑफ द नंबर्स इज 250, फाइंड द अदर नंबर्स। इस क्वेश्चन के लिए बच्चों हम ये वाला रिलेशन यूज करने जा रहे हैं, ये फॉर्मूला यूज करने जा रहे हैं। आप सबने ये फॉर्मूला पहले भी पढ़ा है क्लास 8 में, 7 में। सो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल LCM इंटू HCF। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स द प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF। ठीक है? तो आपने ये अच्छे से याद कर लेना है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स LCM इंटू HCF। अब देखो हमारे पास फर्स्ट नंबर क्या है? 250। सेकेंड नंबर हमें नहीं पता, तो सपोज वो X ले लेते हैं, इक्वल्स LCM हमें मिलता है, wait, sorry, we forgot to find the LCM. Once you get the HCF S50, उसके बाद हम LCM कैसे फाइंड करेंगे? इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। L इक्वल्स 14 इंटू H, तो 14 इंटू 50, हमें LCM कितना मिलता है? 700। LCM है 700 इंटू HCF है 50। अब हमें
सेकेंड नंबर कैसे मिलेगा, इसे डिवाइड करते हैं, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गई, 5 5 से 25 और 5 से चला जाएगा 140 पे। तो हमें सेकेंड नंबर क्या मिला, 140। तो अब आप इसको चेक भी कर सकते हो, हमें आंसर क्या मिलता है, 140। तो दो नंबर्स क्या है, 250 इंटू 140, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 35,000, राइट। और एलसीएम क्या है हमारे पास, 700, एचसीएफ क्या मिला, 50, दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आया, 35,000। तो इट मीन्स कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। तो आपका जो आंसर आया था 140, दैट इज करेक्ट। बच्चों, इस वीडियो में मैं वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं ले पाऊंगी बिकॉज दिस वीडियो इज गोइंग टू लॉन्ग। बहुत ज़्यादा हमने प्रॉब्लम्स कर ली तो बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। नेक्स्ट वीडियो में आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू ऑल वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन एचसीएफ एंड एलसीएम। मैं आपको समझाऊंगी कि हमें कैसे फाइंड आउट करना है कि या हम एलसीएम फाइंड करें या एचसीएफ। तो हम बहुत सी वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे ताकि आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। बट फॉर दैट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस टाइमली मिलती रहे और आप कोई भी वीडियो स्किप ना कर सको। तो एंड शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स, ताकि उन सब का भी बेनिफिट हो जाए, उन सबको भी ये टॉपिक अच्छे से समझ आ जाए। तो चलिए जल्दी से अब लास्ट प्रॉब्लम कर लेते हैं इस वीडियो की। बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि कैन टू नंबर्स हैव 18 एज देयर एचसीएफ एंड 380 एज देयर एलसीएम। क्या कोई ऐसे दो नंबर्स हो सकते हैं कि जिनका एचसीएफ 18 हो और एलसीएम 380 हो। यहाँ एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि एलसीएम मस्ट बी अ मल्टीपल ऑफ एचसीएफ। तो बच्चों, इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए आपको ये नोट बहुत ही अच्छे से याद रखना है कि एलसीएम मस्ट बी अ मल्टीपल ऑफ एचसीएफ या एचसीएफ मस्ट बी अ फैक्टर ऑफ एलसीएम, क्योंकि एलसीएम हमेशा बड़ा होता है, एचसीएफ छोटा होता है, राइट। तो एचसीएफ या तो एलसीएम का एक फैक्टर होगा या फिर एलसीएम उसका मल्टीपल होगा, एक ही बात है। तो यहाँ देखो 18 और 380, क्या 18 380 को डिवाइड कर सकता है? क्योंकि अगर 18 380 को डिवाइड कर सकता है तभी ये इसका फैक्टर होगा, तो 18 380 को डिवाइड नहीं कर सकता। तो हम यहाँ कहेंगे कि two numbers cannot have 18 as their HCF and 380 as their LCM because 18 is not a factor of 380. Okay बच्चा, I hope कि आपको सभी कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गए होंगे। In case you have any questions or you are stuck up on any problem, just send me in the comment box and I will explain you that in my next video. See you in the next video. Till then, take care. Bye bye.